नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। दिल्ली चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली गारंटी जारी। प्यारी दीदी योजना के तहत महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। चुनाव आयोग ने जारी की दिल्ली की फाइनल वोटर लिस्ट। 1.55 करोड़ मतदाता वोट देने के बाद। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी के नेता दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को अपशब्द कह रहे हैं। दिल्ली की महिलाएं लेंगी बदला। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिया था आपत्तिजनक बयान। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, अगर नरेंद्र मोदी सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं तो उन्हें रमेश बिधूड़ी को चुनाव नहीं लड़ने देना चाहिए। समर्थकों पर भड़के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार। कहा, आपने मेरे लिए वोट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे बॉस बन गए और मैं आपका मजदूर। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने फडणवीस की तारीफ। कहा, महाराष्ट्र सरकार में सिर्फ देवेंद्र फडणवीस ही ऐसे नेता है जो मिशन मोड में काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार के कृषि मंत्री माणिक राव कोकाटे ने लाडकी बहन योजना पर उठाए सवाल। बताया आर्थिक बोझ। तमिलनाडु में राष्ट्रगान के अपमान पर नाराज हुए राज्यपाल आरएन रवि। सदन को संबोधित करने से किया इनकार। प्रशांत किशोर की गिरफ्तारी के बाद उनकी वैनिटी वैन भी जब्त। परिवहन विभाग ने लिया एक्शन। बीपीएससी छात्रों के समर्थन में कर रहे थे प्रदर्शन। चीन के एचएमपीवी वायरस ने भारत में दी दस्तक। कर्नाटक में पाए गए 2 केस। आईसीएमआर ने की पुष्टि। अमेरिका में 10 साल के सबसे बर्फीले तूफान का खतरा। 7 राज्यों ने इमरजेंसी की घोषित। 6 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित। हमास 34 इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए हुआ तैयार। पहले महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार होंगे रिहा। नेतन्याहू बोले, हमें कोई लिस्ट नहीं मिली। यूक्रेन के कुर्स्क इलाके में काउंटर अटैक। कहा, रूस को वो मिल रहा जिसका वो हकदार। रूस बोला, हमने हमला नाकाम किया। ताइवान की सीमा में लगातार तीसरे दिन घुसे चीनी विमान और पोत। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। दक्षिण कोरिया में गहराया राजनीतिक संकट। महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल की गिरफ्तारी के लिए जांचकर्ताओं ने मांगी पुलिस से मदद। निवेश में निजी क्षेत्र की अनिच्छा पर कांग्रेस का वार। कहा, यह सरकार के खिलाफ कॉरपोरेट का अविश्वास। दूरसंचार कंपनियों को देना ही होगा विशेष टैरिफ वाला वाउचर। इस पर कोई पुनर्विचार नहीं। ट्राई चेयरमैन ने किया ऐलान। पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भारत के सिलेक्शन पर उठाए सवाल। सिडनी में 2 स्पिन ऑलराउंडर क्यों खिलाए। कहा, इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेले भारतीय खिलाड़ी। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का नया ट्रेलर आया सामने। भिंडरावाला सिखों की गोलियों चलाने वाले सीन हटाए। 17 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। पाताल लोक 2 का ट्रेलर रिलीज। केस सुलझाने के लिए नागालैंड पहुंचे हाथीराम चौधरी। 17 जनवरी को सीरीज की होगी प्राइम वीडियो पर स्ट्रीमिंग। पीएम मोदी को लेकर हाई कोर्ट के पूर्व जज का बड़ा बयान सामने आया है। रिटायर्ड जज बीजी कोलस पाटिल ने पीएम मोदी को झूठा प्रधानमंत्री घोषित करते हुए उनकी कड़ी निंदा की। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को ऑफर दे दिया कि वो पीएम क्यों नहीं बन जाते। दरअसल पूर्व जज बीजी कोलस पाटिल पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जिसमें नितिन गडकरी ने भी शिरकत की थी। इस दौरान पीएम मोदी पर बरसते हुए पूर्व जस्टिस ने गडकरी से कहा कि हम पर एक झूठे प्रधानमंत्री को थोपने के बजाय आप वो पद क्यों नहीं ले लेते। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। भले ही आप और मैं वैचारिक रूप से विरोधी हों, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है और इसके बाद नितिन गडकरी का जो बयान आया उससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ती दिख रही हैं। हालांकि गडकरी ने जस्टिस पाटिल के ऑफर का तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने विचारधारा को लेकर बड़ी बात कह दी। नितिन गडकरी ने कहा कि राजनीति को लेकर उनकी राय अच्छी नहीं है, यहाँ यूज एंड थ्रो चलता है। उन्होंने कहा कि कई लोग सत्ता में आने वाली पार्टी की तरफ दौड़ पड़ते हैं।
ऐसे में विचार और वफादारी आखिर कहाँ जाती है? हमारे देश में विचारधारा कोई समस्या नहीं है, विचारों का खालीपन समस्या है। गडकरी का इशारा उन नेताओं की तरफ है जो सत्ता के लिए दल बदलते हैं। वैसे देखा जाए तो इस समय सबसे ज्यादा दल बदलू बीजेपी में ही दिखाई दे रहे हैं। साथ ही गडकरी का ये बयान अजीत पवार पर भी माना जा रहा है, जिन्होंने कहा था कि सत्ता के लिए वो एनडीए में आए जिससे अपने विधायकों के क्षेत्र में विकास के लिए फंड मिल सके। यानी अजीत पवार हो या बीजेपी में शामिल दूसरे नेता, उनकी विचारधारा के साथ बीजेपी ने अपनी ही पार्टी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि गडकरी ने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ओए भाई जाइयो ना भाई, मैं धक्का दे रहा भाई। कभी कभी एंजॉयमेंट जरूरत से ज्यादा करना आपके लिए परेशानी का सबब बन जाता है, या यूं कहें कि इससे आपकी जान पर भी बन सकती है। इस वीडियो में तो यही दिख रहा है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश के सेला पास में बर्फीली झील में ये पर्यटक अचानक फंस गए। बर्फ टूटने से यह हादसा हुआ। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद स्थानीय लोगों ने बड़ा हादसा होने से पहले ही उन टूरिस्टों को बचा लिया। अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों के बांस के डंडों से पर्यटकों को बचाने का ये वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया। उन्होंने यात्रियों से कठिन इलाकों में सावधानी बरतने की अपील भी की। दरअसल आपको बता दें, सेला पास अरुणाचल प्रदेश का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। ये बर्फीले पहाड़ों और झीलों के लिए जाना जाता है। सर्दियों में यह जगह बर्फ से ढक जाती है। यहाँ कई पर्यटक आते हैं। हाल ही में कुछ पर्यटक जमी हुई झील पर चल रहे थे। अचानक बर्फ टूटी और वो पानी में गिर गए। पानी बहुत ठंडा था। गिरने वाले पर्यटकों में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। संकट में फंसे पर्यटकों को स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद के लिए दौड़कर बचाया। उन्होंने बांस के डंडे का इस्तेमाल करके पर्यटकों को पानी से बाहर निकाला, नहीं तो ये एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से सभी को सुरक्षित बचा लिया गया है। अब केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी ये वीडियो शेयर किया। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ऐसे इलाकों में घूमने से पहले पूरी तैयारी करें और सावधानी बरतें। किरण रिजिजू ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पर्यटकों को मेरी सलाह है, अनुभवी लोगों के साथ जमे हुई झीलों पर चलें, फिसलन भरी बर्फ की सड़कों पर सावधानी से गाड़ी चलाएं और बर्फ के हिमस्खलन से अवगत रहें। तापमान लुढ़कने के चलते सब जम रहा है, इसलिए गर्म कपड़े पहने और आनंद लें। आपकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। दरअसल ये वीडियो वायरल होने के बाद से सोशल मीडिया पर यह बड़ी तेजी से वायरल हुआ। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी इसे एक्स पर पोस्ट किया और तमाम टूरिस्टों से, तमाम यात्रियों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। ओए भाई जाइयो ना भाई, मैं धक्का दे रहा भाई। देखिए, आपने देखा होगा एक पालतू कुत्ता देखा होगा ना, आपने सड़कों पे चलता है तो जब आप उसको हुश कर देंगे वो चुप हो जाता है, कूकू करता है। तो वैसे ही ये तमाम चीजें हैं। असल चाल, चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। यूपी की राजनीति में चल रही जीजा साली यानी आशीष पटेल और पल्लवी पटेल की लड़ाई अब योगी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। इन दिनों लगातार तीखी होती इस लड़ाई में यूपी सरकार लगातार फंसती जा रही है। इसी कड़ी में अब यूपी के मंत्री और अपना दल एस के नेता आशीष पटेल भी अपनी ही सरकार के अधिकारियों पर हमला बोलने लगे। ऐसे में उनसे बातचीत करने के लिए सीएम योगी ने बीते 4 जनवरी को उन्हें मिलने के लिए बुलाया था और अनाप शनाप बयानबाजी न करने की सलाह दी थी। लेकिन मुलाकात के ठीक 1 दिन बाद अब आशीष पटेल ने एक बार फिर सीएम योगी के करीबी और सरकार के अधिकारियों पर निशाना साधते हुए पल्लवी पटेल को घेर लिया है। दरअसल पल्लवी पटेल ने हाल ही में आशीष पटेल पर ताजा हमला करते हुए कहा था कि हर अपराधी के दिलो दिमाग में पुलिस के एसटीएफ का डर होना चाहिए। वहीं जिसके बाद अब आशीष पटेल ने पलटवार करते हुए पल्लवी को प्रायोजित धरना मास्टर करार दिया है और सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि राज्य सरकार के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह और सूचना निदेशक शिशिर सिंह के नेतृत्व में आज खिलौने में एक बार फिर चाबी भरी गई, जिससे खिलौना फिर से चलने लगा है। उन्होंने कहा कि धरना मास्टर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल खुल गई है। साथ ही कुछ दिन पहले भी आशीष पटेल ने कहा था कि मैं थप्पड़ खाकर चुप रहने वाला नहीं हूं, मैं ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हूं। उन्होंने पल्लवी पर निशाना साधते हुए कहा कि धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। साथ ही उन्होंने आगे लिखा कि अब आप सबको ये भी पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ समय पहले तक मेरा ओएसडी था, वो लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पूरे षड्यंत्र का जाल लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा था। निशाने पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल थी। उन्होंने कहा कि हिम्मत है तो आप दोनों खुद प्रेस वार्ता कर ये साबित करें कि मेरे विभाग में पदोन्नति में अनियमितता हुई है। साथ ही
पटेल ने आगे कहा कि पर्दे के पीछे का खेल बहुत हो गया है, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर ना करें, मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि आशीष पटेल अपने तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर्स की पदोन्नति में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। दरअसल विवाद की शुरुआत तब हुई जब सेराथू की विधायक और अपना दल का मेरा वादी के नेता पल्लवी पटेल ने मंत्री आशीष पटेल के तकनीकी शिक्षा विभाग में विभागाध्यक्षों की नियुक्ति में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उन्होंने अधिकारियों पर नियुक्तियों को आसान बनाने के लिए मौजूदा सेवा नियमों को दरकिनार कर पुराने नियमों को लागू करने का आरोप लगाया और इसे घोटाला करार दिया था। उन्होंने इस मुद्दे को विधानसभा के शीतकालीन सत्र में उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन उन्हें अनुमति नहीं दी गई। फिर उसके बाद उन्होंने पूरे प्रकरण को मीडिया के सामने रखा था। इसी बीच पल्लवी पटेल ने क्या कहा और उनकी क्या डिमांड है, आपको वो भी सुनना चाहिए। देखिए, प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसमें नियमबद्ध तरीके से एक लिस्ट डिक्लेयर करी गई है और जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सरकारी जो कोष है उसमें वित्तीय अनियमितताएं इस प्रकार हो गई है कि वो पैसा हमारा है और उसकी चोरी हो रही है। तो हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है, हमें न्याय चाहिए और न्याय ये है कि इस पूरी सरकार में तमाम जयचंद बैठे हुए हैं, उनको किनारे करिए, एसआईटी गठित करके जो भ्रष्टाचार के लिए जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं और जिन्होंने नियमबद्ध तरीके से डीपीसी डिक्लेयर करी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए और जो डीपीसी नियमबद्ध तरीके से लिस्ट डिक्लेयर हुई है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड करिए। आशीष पटेल का जिस तरीके से आपके ऊपर भी कई गंभीर आरोप हैं, उसको लेकर क्या? देखिए, आपने देखा होगा एक पालतू कुत्ता देखा होगा ना, अपनी सड़कों पे चलता है तो जब आप उसको हुश कर देंगे वो चुप हो जाता है, कूकू करता है। तो वैसे ही ये तमाम चीजें हैं और संस्कार अब याद आ रहे हैं जब आप इस सदन में निर्वाचित एक महिला विधायक के खिलाफ आइटम जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आपके बगल में बैठे लोग उस पे आपकी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं, तब संस्कार कहाँ चले गए? और ये असल चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का कि वो महिलाओं के लिए क्या सोचते हैं। बीते लंबे समय से युद्ध में फंसा इजराइल अब हर बदलते दिन के साथ और परेशान होता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले हिजबुल्लाह, फिर लेबनान, फिर ईरान और अब हूतियों के हमले ने इजराइल की मानसिक शक्ति को पूरी तरह से खोखला कर दिया है। इजराइल इन दिनों यमन के हूती विद्रोहियों के हमले से परेशान है। ऐसा इसलिए क्योंकि हूतियों की फिलिस्तीन 2 नाम की मिसाइल यमन से दागे जाने के बाद कई 100 किलोमीटर दूर स्थित इजराइल में गिर रही है और उसे कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है। दरअसल हाल ही में हूती विद्रोहियों ने हाइफा में इजराइल के एक बिजली संयंत्र का मिसाइल हमला करके इजरायली एयर डिफेंस को चुनौती दी है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध आयरन डोम से लेकर एरो एयर डिफेंस सिस्टम तक शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार इस हमले में फिलिस्तीन 2 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। वहीं हूती विद्रोहियों की इस मजबूत फिलिस्तीन 2 मिसाइल की बारीकियों के बारे में आपको बताएं तो फिलिस्तीन 2 यमन के घरेलू स्तर पर निर्मित 1-2 चरणों वाली ठोस ईंधन मिसाइल है। इसकी अनुमानित सीमा लगभग 2150 किलोमीटर है। फिलिस्तीन 2 को मध्यम दूरी की मिसाइल माना जा सकता है। माना जाता है कि इसकी वॉरहेड पेलोड लगभग 500 किलोग्राम की है। माना जाता है कि इसकी अधिकतम गति लगभग मैक 16 है। हूतियों का दावा है कि फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलिस्तीन 2 इजरायली हवाई सुरक्षा को दरकिनार करने में भी सक्षम साबित हुई है, जिसे तेल अवीव ने पहले व्यवहारिक रूप से अपराजय बताया था। इसी के साथ अब सवाल उठता है कि एक ऐसी मिसाइल जो अब तक केवल चंद देश ही बना सके हैं, वो आखिर यमन के विद्रोही ग्रुप तक कैसे पहुंची। तो आपको बता दें कि इस वक्त ये हाइपरसोनिक मिसाइलें केवल अमेरिका, चीन, रूस, भारत, ईरान और उत्तर कोरिया के पास है। ऐसे में इंटरनेशनल डिफेंस एक्सपर्ट्स को शक है कि ईरान या उत्तर कोरिया यानी किम जोंग उन ने ये मिसाइल हूती विद्रोहियों को सौंपी है। साथ ही आपको बता दें कि इस्लाम और ईरान के नाम पर हूती विद्रोही इजराइल को निशाना बना रहे हैं और इसलिए वो इजराइल को अपना दुश्मन भी मानते हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में इजराइल कैसे खुद को तमाम हमलों से बचाता है, ये देखने वाली बात होगी। चीन में फैले कोरोना जैसे वायरस का भारत में पहला केस सामने आ गया है। वायरस का नाम ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बेंगलुरु में 8 महीने की बच्ची पॉजिटिव आई है। सैंपल की जांच बैप्टिस्ट अस्पताल में की गई थी। हालांकि कर्नाटक के स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अपनी लैब में नमूने की जांच नहीं कराई। रिपोर्ट एक निजी अस्पताल से आई है। वायरस से संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर देखा जा रहा है। इनमें 2 साल से कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र सरकार ने इसको लेकर बीते दिनों कहा था कि एचएमपीवी इस मौसम में सामान्य वायरस। चीन में एचएमपीवी के बढ़ते मामलों के बीच भारत सरकार ने भी 4 जनवरी को जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक की थी। बैठक के बाद सरकार ने कहा था कि फ्लू के मौसम को देखते हुए चीन की स्थिति असामान्य नहीं है। इधर कर्नाटक सरकार ने रविवार को चीन में ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस यानी कि एचएमपीवी बीमारी के फैलने के खतरे के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में क्या करे और क्या ना करे की भी जानकारी दी है। कर्नाटक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने श्वसन संक्रमण जैसे सामान्य सर्दी, ILI और SARI के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। बयान में कहा कि पिछले साल की तुलना में दिसंबर 2024 में रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में कोई उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है। वहीं केंद्र सरकार ने एक बयान में कहा, देश सांस से जुड़ी बीमारियों के मामलों में किसी भी बढ़त से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन में फ्लू के बढ़ते मामलों की वजह RSV और HMPV इस मौसम में इन्फ्लुएंजा के सामान्य वायरस है। सरकार स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है। साथ ही WHO से चीन की स्थिति के बारे में समय समय पर अपडेट देने को कहा है। सरकार ने कहा एहतियात के तौर पर टेस्टिंग लैब बढ़ाएंगे। साथ ही सरकार ने कहा कि भारत में ICMR और IDSP के जरिए इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी और इन्फ्लुएंजा के लिए गंभीर तीव्र श्वसन बीमारी यानी कि SARI के लिए मजबूत निगरानी सिस्टम मौजूद है। दोनों एजेंसियों के आंकड़ों से पता चलता है कि ILI और SARI मामलों में कोई असामान्य बढ़त नहीं हुई है। एहतियात के तौर पर ICMR HMPV की टेस्टिंग करने वाली लैब की संख्या बढ़ाएगा और पूरे साल HMPV के मामलों पर नजर रखेगा। कोविड-19 महामारी के 5 साल बाद का हाल है, जब चीन मौजूदा समय में नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस से जूझ रहा है। HMPV किसी भी अन्य श्वसन वायरस की तरह है जो सर्दियों के मौसम में आम सर्दी और फ्लू जैसे लक्षण पैदा करता है, खासकर युवा और वृद्ध आयु समूह में। हालांकि पिछली बार भी कोरोना को लोगों ने हल्के में लिया था और फिर इसका भयानक रूप पूरी दुनिया ने देखा था। फिलहाल कर्नाटक सरकार ने स्वास्थ्य विभाग से कहा है कि उन्होंने अपनी लैब में सैंपल की जांच नहीं कराई है। खास बात यह है कि कहा जा रहा है कि बच्ची का कोई ट्रैवल रिकॉर्ड भी नहीं है। कर्नाटक स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि मामले की जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को दे दी गई है। ये स्पष्ट नहीं है कि क्या ये HMPV का वही वेरिएंट है जो चीन में मामलों में वृद्धि का कारण बन रहा है। कर्नाटक सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है उसमें क्या करे और क्या ना करे भी बताया गया है। खांसते छींकते समय मुंह और नाक को रुमाल टिश्यू पेपर से ढके, हाथों को अक्सर साबुन और पानी या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोए, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचे, बुखार खांसी छींक आने पर सार्वजनिक स्थानों से दूर रहे। संक्रमण को कम करने के लिए सभी स्थितियों में बाहरी हवा के साथ पर्याप्त वेंटिलेशन की सिफारिश की जाती है। लोगों को घर पर रहने और बीमार होने पर दूसरों के साथ कांटेक्ट कम करने की सलाह दी गई है। खूब पानी पीने और पौष्टिक भोजन खाने की भी सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी जा रही है कि वो टिश्यू पेपर और रुमाल का दोबारा इस्तेमाल ना करें। बीमार व्यक्तियों के साथ निकट संपर्क, तौलिए, लिनन आदि साझा ना करें। आंखों, नाक और मुंह को बार बार छुए नहीं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना और चिकित्सक से परामर्श किए बिना दवा ना लें। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।